हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो चैप्टर है, लिखिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बेटा बिजनेस इस तरीके का फॉर्म का कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जहाँ एक फैमिली के लोग मिलकर क्या कर रहे हैं। तो इसको अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned and carried on jointly by the members of the Hindu undivided family। क्या ध्यान रखना है, एक तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास है, मेंबर्स जॉइंटली किसके पास है, मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास है। वो भी जॉइंटली, मतलब सबके पास ही ओनरशिप है, सब मिलकर इसको चलाते हैं। लेकिन सब मिलकर कैसे चलाएंगे, इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया बेटा ये डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ तो ध्यान रखना है, देयर शुड बी at least 2 members in the family। कम से कम कितना मेंबर होना चाहिए। दूसरा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट होना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी should have been inherited by the members of HUF। Next is all the members enjoy the property and have an equal right
राइट, यहाँ पे क्या है, इक्वल शेयर इन दैट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है और इक्वल शेयर भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई एग्रीमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेगा वैसे ही वो उस HUF का मेंबर बन जाएगा। तो क्या लिखना होगा, नो रिक्वायरमेंट फॉर एन एग्रीमेंट to become a member. As soon as a child takes birth, a child is born, as a child is born, he becomes a member. बच्चा पैदा हुआ, मेंबर बन गया, खत्म। अब बात करते हैं यहाँ पे लायबिलिटीज़ का, इसका बात करेंगे। तो किसके ऊपर लायबिलिटी है वो देखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, द कर्ता, हु इज कर्ता, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, eldest member of the family, eldest member। जो सबसे बूढ़ा आदमी होगा वही क्या बनेगा, औरत भी बन सकती है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आया था, उसमें क्या आया कि भाई औरत का भी इक्वल अधिकार है और फीमेल भी बन सकती है। नेक्स्ट, द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। लेकिन अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। सिर्फ कर्ता का जो लायबिलिटी है वही क्या है, अनलिमिटेड है, बाकी सबका लायबिलिटी लिमिटेड है। सारा कंट्रोल किसके ऊपर आएगा, तो एक टर्म फिर लिखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल किसके पास रहेगा, सारा कंट्रोल किसके पास रहने वाला है, कर्ता। कर्ता इज इन कंट्रोल और यही डिसीजन लेगा। कर्ता दूसरों से सजेशन तो ले सकता है लेकिन बाउंड नहीं है कि वो उनके हिसाब से चलेगा। क्यों, यह लिख लेना, कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मेंबर्स बट ही इज नॉट बाउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि
अगर ये डिसीजन ले रहा है तो इसको फॉलो भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कर्ता अपना ही डिसीजन चला सकता है। अच्छा, कंटिन्यूटी का बात करें अगर इसके अंदर में, तो क्या होगा बताओ? तो कंटिन्यूटी इसके अंदर सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा रहेगा कि कम? ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि व्हेन कर्ता डाइज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर becomes द कर्ता। तो दूसरा मेंबर हेड बन जाएगा, जो एल्डेस्ट होगा वो कर्ता बन जाएगा। और याद रखेंगे यही ऐसा केस है कि माइनर मेंबर इसके अंदर हो जाता है। माइनर मेंबर है, माइनर मेंबर्स का यहाँ कॉन्सेप्ट है। माइनर मेंबर का कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो क्या बन गया? मेंबर। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर मेंबर्स है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो कर्ता समझ गए ना क्या होता है? को पार्टनर्स क्या होता है? को पार्टनर कौन होता है? को पार्टनर आर एक्चुअली दी मेंबर्स, जो भी डिसेंडेंट्स है ना। अरे एंसिस्टर जो स्टार्ट किया बिजनेस, उसका जो आने वाला जनरेशन है और जो जनरेशन है वो सब क्या कहलाएंगे? को पार्टनर्स। ठीक है, 3 लेवल का जो डिसेंडेंट्स होगा 3 लेवल पे, वो इनका उन सबको क्या कहेंगे? पार्टनर्स। दादा, बाप और पोता इस लेवल पे चलेगा। ठीक। और इनके पास क्या होता है? प्रॉपर्टी यूज करने का पूरा पूरा राइट होता है। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम्स। क्या डिस्कस करेंगे? कि क्या सिस्टम है इसके अंदर में, वो चेक करेंगे हम लोग। लिखिए सिस्टम। तो बेटा यहाँ 2 सिस्टम है, 2। पहला सिस्टम का नाम है दया भागा। दया भाग जिसको कहते हो, भागा नहीं, एक्चुअली में दया भाग। उसके बाद मितकशरा, मिताक मिताक, हाँ मिताक, मिताक्षरा सिस्टम। तो दया भाग में क्या है? ये सिर्फ कहाँ होता है? ये था हमारा वेस्ट बंगाल और आसाम में। कहाँ होता है ये? इसमें ना हमेशा से क्या रहा? मेल और फीमेल दोनों को पार्टनर्स बनेगा। यहाँ पे दोनों को मिलेगा। किसको मिलेगा? मेल प्लस फीमेल मेंबर। पता ही है बंगाल के अंदर हमेशा मतलब फीमेल को हमेशा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे पहले से ही क्या था? दोनों का शेयर था। मिताक्षरा में क्या हुआ?
मेल मेंबर्स का बात यहाँ होता था पहले, किसको मिलेगा सिर्फ बेनिफिट? कौन से कंट्री नहीं, अलग अलग स्टेट्स है, बाकी सब जगह यही है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, बाकी सब जगह यही था। बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, बॉम्बे, ये सब जगह ठीक है। इसका अलग अलग सब स्कूल है, बनारस का अलग, मिथिला का अलग, महाराष्ट्र का अलग, द्रविडियन अलग, मद्रास स्कूल अलग। लेकिन फ़िलहाल इतना समझना है बेसिक चीज़ आपको कि इसमें मेल मेंबर्स को अधिकार मिलता था, ठीक। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये नियम चल रहा था भारत में जहाँ पे औरतों को अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, क्या आया, इस नाम को ध्यान रखना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। और इसमें अमेंडमेंट हुआ, एक्ट तो पहले से था लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 2005 में, 2000, ये ध्यान रखना डेट, 2005। तो 2005 में जाके सबको ये समझ में आया कि नहीं भैया, विमेन का भी अधिकार होना, वो भी जॉइंट लीगल हीयर्स बन सकती है। तो यहाँ पर हिंदू विमेन का भी अधिकार बन गया, वो लोग भी को पार्टनर्स बन गए, जॉइंट लीगल हीयर्स बन गए। जैसे कि मेल बेटा होता था तो वो ओनर होता था, लेकिन यहाँ पे अब बेटी को भी प्रॉपर्टी में अधिकार मिल गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। इज इट क्लियर? इसका मेरिट क्या होना चाहिए? व्हाट आर द मेरिट्स? तो चलिए लिखेंगे मेरिट्स। चलिए मेरिट्स का बात करते हैं। पहला क्या बेटा? इफेक्टिव। कौन डिसीजन मेकर? ओनर। वो क्विकली डिसीजन ले सकता है, उनके डिसीजन में कोई इंटरफियर, वो पूछ सकता है किसी से भी, डिसीजन में हेल्प कर सकता है, कोई दूसरे से सजेशन ले सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो अब क्योंकि इसके अंदर हेड सेट हो गया, करता ही लेगा डिसीजन, तो केओस करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, तो हम लिख ले कंटिन्यूटी। एक वर्ड में क्या लिख ले? कंटिन्यूटी लिख ले। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ, किसका लायबिलिटी लिमिटेड था? मेंबर्स का। एक्सपेंडेड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, सबके बीच में क्या होगा? अब एक ही बिजनेस है, फैमिली मेंबर्स ही हैं, उसके मेंबर्स फैमिली के लोग ही हैं, तो उनके बीच में एक कोऑपरेशन और लॉयल्टी, भरोसा एक दूसरे पर करना ही पड़ेगा। लिमिटेशंस क्या है? what are the limitations? बिल्कुल हो सकता है। पहला लिमिटेड रिसोर्स, अगेन दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता,
लिमिटेशन नहीं करना ना अपने को, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अगर सोल से थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो सकता ना, ऐसे थोड़ी ले सकते इसको, थोड़ी बोल थोड़ा सा बड़ा हुआ थोड़ी बोल देंगे बड़ा हो गया, फिर तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी नहीं कर सकते, फिर तो बोलेंगे नहीं सोल से तो बेटर ही है। फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ठीक है। तो इतना अपने को मिनिमम करना है। कुछ बुक के अंदर में काफ़ी कम दिया था, हमने थोड़ा उसको एक्सटेंड कर लिया है। इसके अपार्ट भी अगर कुछ डिटेल डिस्कशंस आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके पूछिए। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।